साल का आदमी नू कह रहा है, बोला मैं युवा हूं। अरे भाई जब तू ये युवा रहेगा तो फिर मारा तो नंबर आ लिया। केवल वही आदमी चाहिए जिनसे सिर्फ पाछा पाछा रुक के मारते जाओ, फलाना जिंदाबाद, ढिकड़ा जिंदाबाद। बूढ़े हो जाएंगे जब कभी गोड्डे बैठ लेंगे ना, जब उन्हें टिकट देंगे। करनाल से पानीपत जाती हूँ तो इतना ही तो मेरा तेल लगता है और इतना ही मेरा टोल लग जाता है। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री तक भी प्राइवेट स्कूलों की ओपनिंग पे जाएगा तो फिर सरकारी स्कूलों में बच्चे कहाँ से आएंगे? हर चीज के लिए हम लोग इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और देश की जनता समझ नहीं रही इस बात को, और हम फिर उनको मौका दे रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल समर्थन नहीं करती। बीजेपी वालों ने क्या रोल चलाया है कि शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, तुम इस दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी बनोगे। जेजेपी सरकार थी, उन्होंने अपने चुनाव में ये बोला था कि हम 5100 रुपये पेंशन करेंगे और देश की जनता ने मान लिया 5100 रुपये पेंशन करेंगे। भैया आज मैं कह रही हूँ, मेरे को मौका दो, मैं 12000 रुपये पेंशन करूँगी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कल्पना चावला हॉस्पिटल, मैंने आए दिन वहां पर लोगों को रोते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि वहां डॉक्टर नहीं है जी, वहां पर सुविधाएं नहीं है जी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि फिर हमारे देश की सरकारें कर क्या रही हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए हर पैंतरा जो है वो अपना भी रहे हैं। आप सभी के बीच आज एक आज़ाद प्रत्याशी को लेकर आया हूं, एडवोकेट सोनिया तंवर हमारे साथ हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया है, और इसलिए उठाया है क्योंकि हमने सारे राज देख लिए और जनता किसी से खुश नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकल्प की राजनीति करने का समय है, तो हम लोग वो विकल्प लेकर आए। महिला होकर जैसे अब आप पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, वो एक इतने बड़े दल से हैं, इसके अलावा और भी दल हैं, दल से भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से भी आप आ सकते थे। सर, पार्टी ने वैसे तो देखो, मैं अपनी हकीकत बताती हूँ, पिछले 5 साल में हमने कभी सोचा नहीं कि हम किसी पार्टी में जाएं। हम लोग जब आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए तब तक भी हम लोगों ने नहीं सोचा हम किसी पार्टी में जाएं। आज पार्टी वाले ज़रूर हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ। तो अब हमें ऐसा लगता है कि जब हमने हौसला दिखा ही दिया तो फिर किसी का सहयोग क्यों लेना है। कैसे देखते हैं जो पिछले 10 साल का कार्यकाल था पूर्व मुख्यमंत्री का, कैसे देखते हैं? कितने विकास के कार्य आप देखते हैं करनाल में हुए हैं, या पूर्व सांसद के द्वारा जो कितने काम करनाल में करवाए गए हैं? एक सामान्य परिवार की लड़की होते हुए, एक नागरिक होते हुए, एक किसी भी व्यक्ति की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, स्कूल होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, बिजली पानी, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ पर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कल्पना चावला हॉस्पिटल, मैंने आए दिन वहाँ पर लोगों को रोते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ डॉक्टर नहीं है जी, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है जी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि फिर हमारे देश की सरकारें कर क्या रही हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही। एक छोटा सा अगर किसी का माइनर भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उठा के चंडीगढ़ या रोहतक रेफर कर देते हैं। रेफर वाले बाहर रोड के ऊपर ही बैठे हैं, वो जो एम्बुलेंस होती है ना, उसके अंदर ही देख लेते हैं कि भाई यहाँ पेशेंट थोड़ा सा सीरियस है, चलो जी बाहर भेज दो। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, वो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग दे दी। हमारे इससे पहले जो सरकार थी वो ये दावा करती है कि इस कॉलेज की जो नींव रखी गई थी, जो पैसे जो अलॉटमेंट हुई थी सरकार की तरफ से 600 करोड़ रुपए, वो हमने करवाए थे। ये सरकार ये कह रही है कि ये हमने बना के तैयार कर दिया। भाई इस बिल्डिंग ना तो किसी ने खान न दे रही, इस बिल्डिंग से ना किसी को कोई फायदा हो रहा, फिर बताओ इस बिल्डिंग का हम करेंगे क्या? इसी तरीके से आप स्कूलों में चले जाओ, सरकारी स्कूलों में टीचर्स लगे हुए हैं लेकिन बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे वो बच्चे? क्योंकि प्रमोट जब इस हमारे राज्य का मुख्यमंत्री तक भी प्राइवेट स्कूलों की ओपनिंग पे जाएगा तो फिर सरकारी स्कूलों में बच्चे कहां से आएंगे? बिजली ले लो जी आप, आज भी पूरे उत्तम नगर में आज की डेट में सुबह से अभी तक बिजली नहीं है। क्या कारण है बिजली ना आने का? हमने बिल भर रखे हैं ना, फिर बिजली क्यों नहीं आ रही? और गांव में भी यही स्थिति है, लगातार कट चलते हैं, दूसरा प्राइवेट कर दिया उसको, आप रिचार्ज की तरीके से उसको भरो। एक व्यक्ति ने अपना शेड्यूल बना रखा है कि वो महीने में उसका बिल आएगा और वो पे कर देगा, लेकिन जब रिचार्ज सिस्टम आ जाएगा तो क्या करेंगे? हर चीज के ऊपर मारने की कोशिश की जा रही है, हमें झूठे झूठे वादे दे रहे हैं। एक सरकार, एक जेजेपी सरकार थी, उन्होंने अपने चुनाव में ये बोला था कि हम 5100 रुपये पेंशन करेंगे और देश की जनता ने मान लिया 5100 रुपये पेंशन करेंगे। भैया आज मैं कह रही हूँ, मेरे को मौका दो, मैं 12000 रुपये पेंशन करूँगी।
अगर मुझे मौका मिलता है तो। इन लोगों के झूठे वादों को जनता समझ ही नहीं पा रही है। लगातार इनके सुनते रहो। इसके उस जेजेपी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो उसका बाप भी एमएलए था, उसका दादा भी एमएलए था, उसका परदादा भी एमएलए था, और एक वही रूटीन चलता हुआ आ रहा है। और आप चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि भाई मुख्यमंत्री को तीसरा आदमी बन जाएगा, वही बनेंगे, चाह के भी नहीं कह सकते। आज एक अजीब सी रणनीति चल रही है। बीजेपी वालों ने क्या रोल चलाया है कि शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, तुम इस दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी बनोगे। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। भाई जिसके बच्चे नहीं होते वो ईमानदार नहीं है क्या? जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं होते उसको दुख का नहीं पता। हकीकत तो ये है, उसको ये नहीं पता कि ज़रूरत की चीज़ों को कैसे पूरा किया जाता है। मैं एक महिला हूँ, मेरे साथ कोई समस्या आ गई, मैं सबसे पहले अपनी शिकायत लेकर पुलिस प्रशासन के पास जाती हूँ। पुलिस उसका कोई हल नहीं निकालती। क्या कारण है भाई? मैं एक वकील होते हुए बता रही हूँ कि मुझे ये पता है कि इसमें गिरफ्तारी तुरंत है, लेकिन फिर भी मेरे को 2 महीने धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं निजी रूप से बता रही हूँ, 3 साल तक धक्के खिलाए। जब यहाँ पर इनकी नासा में लट लेकर बैठ गए, जब इन दड़ी से गिरफ्तारी कर ली। तो हर चीज के लिए हम लोग इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और देश की जनता समझ नहीं रही इस बात को, और हम फिर उनको मौका दे रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल समर्थन नहीं करती। और मुद्दे की अगर बात करें, जो मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, चाहे किसान की बात कर लें, चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, चुनाव में सिर्फ ये मुद्दे निकल के आते हैं, उसके बाद फिर गायब। मुद्दे जो हैं, अभी मैंने कांग्रेस का एक पोस्टर देखा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि किसानों के जो लोन होते हैं वो हम माफ़ कर देंगे, मुआवजे जो हैं वो हम माफ़ कर देंगे। भाई मेरे को एक बात बताना, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कितनी बार माफ़ किया उनका लोन, उनका कर्जा कितनी बार माफ़ किया? मैंने नू तो बता दो। एक मैंने हुड्डा साहब की वो देखी, एक पोस्टर जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि हम दलित पिछड़ों को 100 गज के प्लाट देंगे। अरे भाई तू 2-3-4 बार मुख्यमंत्री ने लिया था ना, कित के दिया? जिन 100 गजों के, मैं, आप मेरे साथ चलिए रजत जी, मैं आपको ऐसे ऐसे गांव करनाल जिले में दिखाऊंगी जिनको 20-20, 25-25 साल पहले 100 गज के प्लाट मिले, लेकिन आज तक उनको निशानदेही नहीं दी। आप बताओ उन प्लाटों का लेकर हम करेंगे के? जिनके ऊपर हम रह नहीं सकते, जिनके ऊपर हमें कोई सुविधा नहीं, कोई बिजली नहीं, पानी नहीं, आने जाने की सड़क नहीं, गली नहीं, जंगल में जाकर हम कैसे बता दें कि यहाँ मेरा 100 गज का प्लाट है? ये लोग पहले दिन से केवल आश्वासन ही देते आए हैं, और मेरे देश के लोगों ने एक से एक आश्वासन लिए हैं। और भाई मैं आज एक सामान्य लड़की होते, एक आज़ाद उम्मीदवार होते हुए आप लोगों को ये आश्वासन देती हूँ कि अगर आप मुझे मौका देते हैं ना, मैं इनसे बेहतर रिजल्ट आपको दूंगी। और भी काफ़ी मुद्दे हैं। टोल टैक्स की बात की थी, जो सांसद संजय भाटिया थे, उन्होंने कहा मेरे यहाँ पे 3 टोल टैक्स लगते हैं, ये मैं हटवा दूंगा। कैसे हटवा देंगे? कमीशन तो फिर बंद हो जाएगा, हटवा कैसे देंगे? हटवा तो सकते ही नहीं। मैं करनाल से पानीपत जाती हूँ तो इतना ही तो मेरा तेल लगता है और इतना ही मेरा टोल लग जाता है। समझने की बात यह है कि ये जो पब्लिक है कभी कभी विरोध नहीं करती। भाई किसान बेहतर है, वो कम से कम एक दिन उसको बंद तो कर देते हैं, लेकिन आम जनता के बस की तो वो भी नहीं है। लोग इस बात को समझे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। घर बैठ के ये कह देना बीजेपी मुर्दाबाद, और जी ये तो ये है और वो है, बहुत आसान है। कांग्रेस की बुराई करना भी बहुत आसान है। बाहर निकल के आओ, विकल्प चुनो। हर बार ये कह देना कि ना जी ना, इनका तो बुराई करके काम चल रहा है। भाई घर बैठ के काम नहीं चलना। हर एक पार्टी इस बात का ढिंडोरा पीट रही है, संविधान बदल गया, संविधान बदल गया। जो लोग सत्ता में थे उन्होंने कितना प्रयास करा बचाने का। आज सारी बीजेपी कांग्रेस दोनों जने यूं कह रहे हैं संविधान बदल रहा है, संविधान बदल रहा है। भाई फिर थर तो मौका दे क्यों रहे हैं? अगर बदल रहा है तो उन लोगों को मौका दो जो सारा साल सड़कों पे धक्के खाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि भाई संविधान बदल रहा है, हमें नहीं बदलने देना। अगर आज मैं सुरक्षित हूं, अगर आज मैं आप लोगों के अपने बीच में विचार रख रही हूं, अगर आज मैं आजाद उम्मीदवार उतर के आई हूं, तो भाई संविधान ने तार दिए, नहीं तो ये तो हमने हमारा गला घोट रखा है इनने। तो अगर पार्टी का ही इंतजार करते रहें, अगर रोज ही पार्टी का इंतजार करते रहें, पार्टी की टिकट देगी, पार्टी तो बुढ़ा बना देगी। कांग्रेस में हमारे उम्र के बहुत सारे युवा लगे हुए हैं, बुढ़े हो जाएंगे जब कभी गोड्डे बैठ लेंगे ना, जब उन्हें टिकट देंगे, जब उनके पास ना सोच रह जाएगी ना हौसला रह जाएगा, जब उनको ये कहेंगे कि लो भाई टिकट ले लो। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। इन लोगों ने ये ट्रेंड बना रखा है, भाई बुढ़े हो जाएंगे जब देवेंगे। 70 साल का आदमी नू कह रहा है, बोला मैं युवा हूं। अरे भाई जब तू ये युवा रहेगा तो फिर हमारा तो नंबर आ लिया।
बिठान में 4 आदमी चाहिए, ठाण में 4 आदमी चाहिए, फिर नू कहते हैं हम टिकट लेंगे। और ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ये हर पार्टी की बात है। रजत जी, मेरे जैसी लड़कियां, मेरे जैसे बच्चे, मेरे जैसे भाई झंडे ठान के रह गए। झंडे ठाए जाओ, इनके रुक के मारे जाओ, और इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। एक राजनीतिक पार्टी का नेता ऐसा बताओ जो नू कहता हो सोनिया बेटे आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कोई बड़ा लीडर नहीं कहेगा इस बात ने, क्योंकि जरूरत नहीं। केवल वही आदमी चाहिए जो उनसे सिर्फ पाछा पाछा रुक के मारते जाओ, फलाना जिंदाबाद, ढिकड़ा जिंदाबाद। और ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, युवाओं की किसी का कोई जरूरत नहीं झंडे ठाने के लिए है। युवाओं को तो केवल तब मौका मिलता है, जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, पहले चिरंजी लाल जी यहाँ से लड़े, फिर उसके बाद कुलदीप शर्मा जी लड़े, फिर उनके पोते का नाम अब आ रहा है कि भाई वो लड़ेंगे, फिर हम खड़े जाएंगे। मेरे नू नहीं समझ में आती भाई हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा और कद आवेगा। बार बार यह बात कह दे मारते हैं, अब कोई बात नहीं, अभी लगे रहो, ठीक से हम बुढ़े हो जाएंगे जब, फिर तो में टोए जाइयो। 70 साल पुराना जो व्यक्ति 4-5 बार MP MLA रह लिया, वो भी लाइन में तो नहीं हट रहा। इनकी पेंशन बंद हो जानी चाहिए, फिर हटेंगे ये लाइन तो। इतने नहीं मानना है ये। भाजपा द्वारा विकास तो पूरा करवा दिया करनाल में। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे, विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखो सर, मैं पिछले 10 साल से करनाल में रह रही हूँ। मैं वैसे बाय बर्थ करनाल से हूँ, लेकिन मेरे पिता पुलिस में थे, फिर मेरी शादी होगी, फिर हम 2013 में जिस समय चुनाव हो रहे थे, 14 का चुनाव मैंने करनाल में वोटिंग करी थी। और मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बीजेपी को वोटिंग करी थी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि भाई कुछ बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम एक ही सरकार की रणनीतियों को देखते आए, सुनते आए, और 2014 में हमने इनको जिताया भी। लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ भाई मन तो देखा नहीं वो विकास, कौन सा पेड़ का लटक रहा है। करनाल के यहाँ पर से आप यहाँ से चलेंगे सेक्टर 12 से, तो आगे एक चौक है मटका चौक। वो मटका उड़ता ठागा 5 लाख रुपए का मटका लग गया, वो मटके ने उड़े तो ठागा ही बुढ़ा आगे दर है। यो है विकास रह रहा है। याडे तो चको उड़े दर दिया, उड़े तो चको याडे दर दिया। सड़का ने बड़ी बड़ाई सड़कें फाड़ के उसी के ऊपर दोबारा बिछा दी। वो खेड़े के ऊपर, चौक के ऊपर वो खड्डा हो रहा है, वो आज तक नहीं भरा 10 साल में। जहां जरूरत है वहां कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, लेकिन किस मटेरियल से कर रहे हैं। फूसगढ़ गांव में, मेरी कॉलोनी में, मेरी गली में अभी अभी सड़कें बनी हैं, 6 महीने भी नहीं हुए। और आप चलो, मैं आपको 10 ढक्कन ऐसे दिखाऊंगी जो 6 महीने भी नहीं पकड़ पाए, 6 के 6 महीने में टूट गए। तो कर के रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखने नहीं आता। किसी खड्डे में तरेड़ आ गई ना, तो वो खड्डा ठीक नहीं होगा। जब उसके भीतर एक आदमी पड़ लेगा ना, पड़ लेगा, जब आवेंगे फिर उड़ा इमरजेंसी लाग जाएगी, फिर 4 दिन उड़े वे लाल रंग के बूथ से लगावेंगे, इमरजेंसी, खतरा, आगे मत जाइयो, खड्डा हो रहा है, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगेगा। ये तमाशे हैं इन लोगों के। अदरवाइज आप ये बताओ कि आप और मैं टैक्स भर क्यों रहे हैं? इसीलिए भर रहे हैं ना कि भाई सरकार हमें कोई बेनिफिट देगी, इसलिए थोड़ी भर रहे हैं। थम मौज मारो और ये थोड़ी जो जनता धक्के खाती फिरेगी। प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, या फिर जो और सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी आईडी का आज NOC लेके आए हैं। ये मेरी 2018-19 की NOC है। इसके ऊपर ना मेरा नाम लिखा हुआ है कि भाई ये सोनिया के घर की आईडी है, और ये मैंने आज निकलवाई है। इसमें मेरा नाम नहीं है, और मेरे को ये बताया गया अगर ना CSC में जाके इसमें अपना नाम और फ़ोन नंबर एडिट कर लो। भाई फिर ये कड़े गया। जब मैंने पहले मैंने करा दिया, तो फिर मैं क्यों धक्के खाती फिरूं? मैंने यो एक काम रह रहा है, मैं इनके पीछे पछाड़े जाऊं। नहीं कराओगे तो नॉमिनेशन रिजेक्ट कर देंगे। ये इन लोगों ने तरीके बना लिए और कुछ नहीं है। पैसे ले लिए धड़ामधड़ी सी। अब ये क्या है, इसमें आईडी पहले कुछ और थी, अब यहां पर आईडी नई आईडी दे दी। हमने जब इसको बुलाया तो हम हमारा एक लड़का जाके इसको भर के आ गया। उसमें हमने उससे आती कहा कि भाई तू गलत भराया, क्योंकि नाम तो है, तेन पता तो चला ही नहीं। कोई घर का मकान का नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस फलानी सिंपल सी लाइन लिख रखी है, उत्तम नगर सिचुएटेड नियर दुर्गा कॉलोनी, ये एड्रेस है। आप ये बताओ, दुर्गा कॉलोनी में 3000 मकान है, उत्तम नगर शेखपुरा सुहाना तक चला गया। बताओ कहाँ तक? इसमें कोई हाउस नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पैसे दे जाओ। तो आप तो वकील हो। अरे फिर लड़के आए ना बाद में, फिर एक और कागज हाथ में दे दिया जिसमें पूरी डिटेल लिख रखी है। फिर तन्ने मारते नू क्यों गई, अगर भाई इसमें नाम अपडेट करा के आओ। आम जनता का क्या हाल होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ ना भाई, आम जनता सवाल ही नहीं पूछती। आम जनता घर बैठ के सवाल पूछ रही है, घर बैठ के। आप घर पे इलाज नहीं है, नहीं है घर पे इलाज, इन लोगों से सवाल पूछो।
सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। भाई फिर ये प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन कौन थी? मेरा जो आधार कार्ड है वो क्या ऑनलाइन को नहीं, मैंने क्या ऑफलाइन बनवा रहा है क्या? फिर इसमें मेरा नाम क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये है कि देश की सरकार विफल है। पेंशन की बात करते हैं कि भाई हम लोगों को हमने बुढ़ापा पेंशन कर दी, हमने विकलांग पेंशन कर दी। आप एक बात बताओ, एक व्यक्ति जिसका जन्म हो गया और वो जन्म से ही किसी ना किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, वो विकलांग है, उसका परिवार चाहे कितना ही कमाता हो, उसकी पेंशन काटने का क्या मतलब है? क्योंकि उसको पेंशन तो विकलांगता की मिल रही है ना, अपने माँ बाप की कमाई की थोड़ी मिल रही है, लेकिन पेंशन काट रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके पास बीपीएल का राशन कार्ड है, उस व्यक्ति ने लोन पे फोन ले लिया, लोन पे लिया। आपको भी पता है कि 2-4 हज़ार रुपये देकर आप चाहे 1 लाख रुपए तक का लोन ले लो, आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी आईडी ने डिलीट कर दें भाई ना, यो बीपीएल नहीं रहा। मतलब आदमी अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपए का लोन नहीं ले सकता, लोन ले लेगा तो वो उससे बाहर हो जाएगा। स्टोरी देखो आप लोगों ने, इन्होंने कैसे बना रखे है, तरीका नहीं है ये कोई काम करने का। अब क्या माना जाए, सोनिया तंवर बदलाव लेकर आएंगी? बिल्कुल नो डाउट, हम लोग समस्याओं पर काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे, और मैं नहीं करूंगी, हम जनता को सिखाएंगे कैसे काम होता है। जनता करे अपना काम, सारा काम हमारे भरोसे नहीं छोड़ो। हर काम के लिए अगर टूंटी खराब होगी तो मैंने क्यों फोन कर रहे हो भाई? जिसका काम है उसने फोन करो, हम जनता को बताएंगे कि आप ये काम करो। बिल्कुल दोस्तों, देखिए सोनिया तंवर हमारे साथ हैं और करनाल लोकसभा से आज़ाद प्रत्याशी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इनका गुस्सा जो है वो साफ तौर से देखने को मिला, क्योंकि जनता बड़ी परेशान है। जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में उलझी हुई है जनता, यही इनका कहना है। इनका साफ तौर से एक और कहना है, अगर उन्हें मौका मिलता है तो ये जनता को जागरूक करेंगे ताकि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।